आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए साइंस यानी जीव विज्ञान का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सेट नंबर 1 होने वाला है और इस सेट में हम लोग टोटल 200 एमसीक्यू यानी 200 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। साथ ही साथ जिन लोगों का एग्जाम है वो एक बार इस सेशन को देख के जरूर जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता क्या? तो हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूल और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। और कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण जो पदार्थ होता है कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर अंगूर की खेती से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विटिकल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की अगर खेती करते हैं तो उसे ओलोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलोरीकल्चर कहते हैं। और फूलों की खेती को हम लोग फ्लोरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपिग्राफी। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। यानी एपिग्राफी जो है उस क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी की अगर बात करें, ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूमिमेस्टिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, आप इसे जरूर पढ़ लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है। हेपेट्रोलॉजी क्या है? हेपेट्रोलॉजी है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। क्या है? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है। उभयचर किसे कहेंगे? तो उभयचर कहते हैं जो जल एवं स्थल दोनों जगह पे रह सकता है, उसे उभयचर कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी किसको कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी है जो आंखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या किया जाता है? तो आंखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो मानव के क्रमिक विकास का, यानी मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन हम एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग से निवेदन है वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, रेशम की खेती से। अगर बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। और एपी कल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। और एवी कल्चर में पक्षी का पालन किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग देखते जाइए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथोलॉजी। क्या है? इथोलॉजी है। रोगों के कारण अगर बात करते हैं इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या है? तो रोगों के कारण का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। जबकि एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है, यानी एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है। और इथनोलॉजी में मानव जाति का, यानी मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य का अध्ययन करते हैं। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो एंथ्रोपोलॉजी में। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। ठीक, इक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी क्या है? पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, यानी मुख्यतः किससे? प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी से संबंधित है एंड्रोलॉजी, यानी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, भ्रूण विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भ्रूण विज्ञान, जिसमें निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, तो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन करता है, जबकि अनुवांशिकी में हम लोग अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। क्रमागत उन्नति क्या है? तो क्रम विकास अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत उन्नति कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, यानी मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। क्या क्या कहलाता है? एडाफोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एडाफोलॉजी में क्या करते हैं? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो एग्रोबायोलॉजी में कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन करेंगे। और दूसरा है डेस्मोलॉजी, इसमें एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। ठीक है, और बायो इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बायो इकोलॉजी में हम लोग प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। एस्टाकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? एस्टाकोलॉजी में केफ्रिस का अध्ययन करेंगे। और डेस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो शरीर रचना यानी एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंधन लिंगामेंट का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर और अग्नाशय पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन करते हैं। जबकि जेरियोट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बुजुर्गों, ओल्ड पीपुल के, यानी जितने भी ओल्ड पीपल हैं यानी बुजुर्ग जितने भी उनके स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अगर बात करते हैं वर्गीकरण विज्ञान के बारे में तो सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है,
कब किया था? 1735 में। किसने? तो कार्ल लिनियस ने। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? नोथोलॉजी, जो नोथोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। और एनाटॉमी जो है, जिसको शारीरिक रचना विज्ञान कहा जाता है, इसमें शरीर की रचना, शरीर के चीर-फाड़ का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सरोविज्ञान। सरोविज्ञान जिसको लिम्नोलॉजी कहा जाता है, इसमें नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, आर्द्र भूमियों और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विज्ञान की वह एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में हम लोग शैवालों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जीवाश्म विज्ञान किसका अंदर करेंगे? जिसको प्लेंटोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान को। इसके अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान में अवशेषों का अध्ययन करते हैं, पादप या फिर प्राणियों के अवशेष का। एक्सोबायोलॉजी तो समझ में आ ही गया आप लोगों को। माइकोलॉजी में कवक और कवक का अध्ययन करते हैं, जबकि फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी में जो है, इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में आपको पता ही, एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एरेक्रोनोलॉजी। एरेक्रोलॉजी जो है मकड़ियों से संबंधित है। एरेक्नोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन है। एपिकोलॉजी जो है मधुमक्खियों का अध्ययन है, यानी एपिलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन है। और साइनोलॉजी जो है कुत्तों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? साइनोलॉजी, कुत्तों का अध्ययन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है या फिर सेरोलॉजी डैश का अध्ययन है? किसका अध्ययन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सोरोलॉजी में हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो छिपकली का अध्ययन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन, जबकि एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। और सर्पेंटोलॉजी में हम लोग सांपों आदि का अध्ययन करते हैं। स्नेक का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथनोग्राफी। क्या है? एथनोग्राफी जो है लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। क्या हो जाएगा अध्ययन? तो जीवाश्म विज्ञान होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? प्राचीन काल के जीवों, पौधों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? निर्विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी में हम लोग मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। दूसरा औषधि विज्ञान, जिसको फार्मोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी में जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 है पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिंपल सा बात है, इसमें किसका अध्ययन करेंगे पादप विज्ञान में? पौधों का। किसका अध्ययन करेंगे? पौधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर। किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? कैंसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। यानी कवक विज्ञान जो है इसे हम लोग माइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सपने का अध्ययन है। ऑर्नियोलॉजी जो है सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहर। टॉक्सिकोलॉजी जहरों का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यह है जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी जो है किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। और आप लोग को बताता हूं जैव विविधता जो शब्द है इसे किन दो व्यक्तियों ने पहली बार दिया था? यानी किन दो व्यक्तियों ने इस शब्द को पहली बार दिया था? ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, बाद में हम इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? टैक्सोनॉमी जो वर्गीकीय विज्ञान है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। और आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक जो उनका था क्या था? सिस्टमा नेचुरी में डाली थी। और इन्होंने क्या किया था? द्विनाम प्रणाली का भी जनक इन्हें माना जाता है। किसे? कैरोलस लिनियस को द्विनाम प्रणाली का जनक माना जाता है, जिसमें जिस प्रणाली में प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द जो होता है वंश यानी जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति यानी स्पीसीज को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 है। इससे पहले 1 से लेकर 26 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। अब एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसकी खोज 1857 ईस्वी में अल्बर्ट बॉन कॉलियर ने की थी। किसने की थी? 1857 में अल्बर्ट बॉन कॉलियर ने की थी। बात करते हैं लाल रक्त कणिका आरबीसी। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिका में आरबीसी उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसका रंग श्वेत होता है। इसका जीवन काल लगभग 6 से 7 दिन यानी 1 सप्ताह। और इसका जो है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये नया कोशिका है। ठीक है, इसे नया कोशिका भी कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसे प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, क्लोरोप्लास्ट या फिर लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल, या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है पाया जाता है क्या? अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम, जो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी का कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक भी कहते हैं, जो पेड़ पौधों में उपस्थित रहता है, पत्तियों में खास करके उपस्थित रहता है। लाइसोसोम खोजकर्ता कौन थे? तो डी डुबे, डी डुबे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। अब कॉर्क क्या है? तो कॉर्क जो है एक पेड़ की छाल का एक भाग होता है, पेड़ की छाल का एक भाग होता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में जब किया गया था। जब इन्होंने देखा था छाल में, तो कैसा दिख रहा था? एक मधुमक्खी के समान छत्ते जैसा दिख रहा था। ठीक है, मधुमक्खी के समान छत्ते जैसा दिख रहा था। उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक दिख रहा था। उसे क्या दिया? केंद्रक नाम दिया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम लोग कोशिका दर्प। कहाँ स्थित रहता है? तो बीच में केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, तो इसके बीच में स्थित रहता है कोशिका दर्प, साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पौधे के पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसका रासायनिक समीकरण आप लोग को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? तो उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका 31 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 33, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो झिल्ली है जीवित होती है। कैसी होती है? तो जीवित झिल्ली होती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध परागमय कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि क्या करेगा? भिन्न भिन्न अणुओं को अपने अंदर आने देगा और अंदर से फिर बाहर जाने के लिए देता है। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। किसकी? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज। ये जो टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज और मेटाफेज ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोशिकाओं के विभाजन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसे हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी काय, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। राइबोसोम डी डुबे ने की थी। अंतःपर्दवी जलिका, यानी जिसमें खुरदरी अंतःपर्दवी जलिका और चिकनी अंतःपर्दवी जलिका,
खुरदरी RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंडा प्रदीपी जलिका क्या कहते हैं SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंग्लिश दोनों का नाम हो गया, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? पॉटर ने। किसने? पॉटर ने की थी, ठीक है। पॉटर ने इसकी खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, लाइसोसोम। डी डुबे ने इसकी खोज की थी कब? तो 1955 में की थी, ठीक है। और ये क्या होती है? तो इसमें जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्षमता होती है क्या करने का? तो इसे आत्महत्या थैली भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें क्षमता होती है क्या चीज का? तो खुद की कोशिकाओं को नष्ट करने की, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। गोल्जी का एक कैमिलो गोल्जी ने खोज की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो एक हरित लवक है, इसे हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, ठीक। ये पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है, पत्तियों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम किससे बनते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन सी, प्रोटीन। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? यानी जीव द्रव सिद्धांत और जीव द्रव सिद्धांत में जीव द्रव शब्द किसने दिया? ये दिया था किसने? तो पुरकिंजे ने, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, J.E. पुरकिंजे ने दिया था। किसने? तो J.E. पुरकिंजे ने दिया था। अगर अब बात करते हैं हैक्सले, हैक्सले ने क्या कहा था? तो हैक्सले ने कहा था जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। जीव द्रव क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। किसने? हैक्सले ने कहा था। और ये कैसा होता है? ये होता है तरल, गाढ़ा, रंगीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाइसोसोम होगा। कौन सा कोशिकांग है? तो लाइसोसोम है, जिसे आत्महत्या की थैली भी हम लोग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि प्लास्टिड किस कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु या फिर पादप? इन दोनों कोशिका में से प्लास्टिड किस में पाया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन दिया हुआ ए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स पाई जाती है। ऑप्शन बी है, पादप कोशिकाएं समानतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। ऑप्शन सी जो है, कथन सी, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी जो है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये कथन असत्य है। अब हम लोग देख लेते हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पादप कोशिका में आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं प्रायः आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका जो है सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसमें जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पादप में राजधानी रिक्तिका बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका में राजधानी रिक्तिका बहुत ही छोटी और अस्थायी होती है। और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, लसिका। लसिका क्या करता है? यह एक रंगहीन, कैसा है? तो रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन, कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से प्लांट सेल आ गया, प्लांट सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल में फर्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर में, पादप कोशिकाओं की भित्तियां यानी कोशिका भित्तियां किससे बनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका क्या काम है? कोशिका भित्ति का, तो ये क्या करता है? निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। कौन सा कोशिकांग है? हरित लवक है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अब क्या पूछ रहा है? तो क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। और आयरन भी उपस्थित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नीशियम इसमें उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। और ये कैसा वर्णक है? तो हरा रंग का वर्णक है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर, क्या करना? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। तो क्या पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में? तो लवक पाया जाएगा। तो इससे पहले हम लोग आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कितने प्रकार के लवक होते हैं? तो 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरह के लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जिसको ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग रंगहीन लवक कहते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग हिंदी में बर्नी लवक भी कहते हैं, वो कैसा होता है? तो रंगीन लवक होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जो है जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हीमोसाइनिन जो है रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। ऑक्टोपस, मकड़ियां, केकड़ा और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो है इस रक्त को लाल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ था क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 जो कि उत्तक का है, जिसमें हम लोग जंतु उत्तक के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा संजायक उत्तक कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो वसा संचायक जो उत्तक है वो कौन है? एडिपोज उत्तक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडिपोज उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 कि मानव शरीर की
त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे जो बाह्यतम परत है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल की परत है, स्वच्छ परत है, कनिकामय परत है, कंटक परत है और प्रवही या अंकुरन परत है। ये सभी क्या है? त्वचा की परतें हैं। क्वेश्चन 54 है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? यानी इनमें से जो दिया गया उसमें से कौन सा जो पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? देखिए, त्वचीय उत्तक है, संयोजी उत्तक भी है और पेशी उत्तक भी है, जबकि मेरिस्मेटिक उत्तक जो है ये पादप उत्तक होता है। ठीक है, ये पशु उत्तक नहीं होता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरिस्मेटिक उत्तक। क्वेश्चन 55 है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो जल का परिवहन किया जाता है जाइलम उत्तक के द्वारा। खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा किया जाता है। ये दोनों क्या है? संवहनीय उत्तक है पौधे का। ठीक है, क्वेश्चन 56 है कि मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक डैश उत्तक के प्रकार हैं। तो मृदु उत्तक और स्थूल कोण जो उत्तक है, ये दोनों जो उत्तक है ये सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, जिसको पैरेन्काइमा यानी मृदु उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा दीर्घ उत्तक और कोलेन्काइमा स्थूल कोण उत्तक है। तीन तरह का उत्तक है जो कि सरल अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। क्वेश्चन 57 है कि पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन है क्या कि जाइलम जो है जल और खनिजों का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोएम जो है भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जाइलम में सामग्री जो है दोनों सिराओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो ये जो है गलत है। तो दोनों दिशाओं में नहीं बल्कि एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 जो कि है जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का। ठीक है, क्वेश्चन है कि केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। तो केसिन जो पाया जाता है दूध में। किसमें पाया जाता है? दूध में। गाजर में कैरोटीन। क्वेश्चन 59 है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कैलोरी, अर्ग, ओम या फिर जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलोरी। किसमें मापा जाता है? तो कैलोरी में। क्वेश्चन 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक जो है वह एंजाइम, जो कि क्या करेगा? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फलों में जो मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा फ्रुक्टोज। कौन सा हो जाएगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर पूछ दे आरएनए किसका? आरएनए, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 5 है अनुवांशिकी का, यानी जेनेटिक्स का। 64 नंबर क्वेश्चन है कि समान मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? यानी ऑटोसोम। तो ऑटोसोम होता है 22 जोड़ा। कितना होता है? 22 जोड़ा होता है, यानी 44 गो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो कितना होता है? 2 होता है। अगर जोड़ा पूछ दे तो एक जोड़ा होता है, यानी एक्स वाई। ठीक है, ये होता है मेल में, दूसरा होता है फीमेल में, एक्स और एक्स। क्वेश्चन नंबर 66 है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मटर होता है हरा कलर का, उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम एस्टाइबम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का क्या होता है? तो ट्रिटिकम एस्टिबम होता है, ये होता है गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स जेड, वाई वाई या फिर एक्स एक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और एक्स और वाई लड़का। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा गेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, इसमें जो पृथक्करण का सिद्धांत ये आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत भी आता है, स्वतंत्र विन्यास या फिर स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत भी आता है, बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ठीक है,
और गेगर मेंडल को क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिकता का जनक भी, मेंडल को अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आणविक जातिवृत्त। क्या कहा जाता है, आणविक जातिवृत्त, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 है कि अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं, तो अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है, जीनोटाइप, और लक्षण को कहा जाता है फिनोटाइप। क्वेश्चन 71 है कि एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं, तो मादा युग्मक में जो क्रोमोसोम होगा वो कितना होगा, 23 जोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सारा एग्जाम में पूछा गया। एनटीपीसी स्टेज 1 में, एनटीपीसी 6/4/2016 को शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 2, शिफ्ट 1, ये सब में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 72 है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है यूजेनिक्स को। किसको, यूजेनिक्स को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूजेनिक्स। ठीक है, और हरगोविंद खुराना को सन 1967 ईस्वी में जेनेटिक कोड शोध के लिए क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 जैव विकास। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैप्लैंडीरियोड। क्या हो जाएगा, लैप्लैंडीरियोड। मंगोल कल्प है, निग्रायड भी है, काकेशियाई भी है। ठीक है, लैप्लैंडीरियोड जो है नहीं है। क्वेश्चन 74, होमोसेपियंस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो शब्द दिया गया था, ये दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, जो कि स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था होमोसेपियंस, यानी आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली का फेलिस कैक्टस, मेढक का राना टिग्रिना, सरसों का ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस, ये काफी बार पूछा गया। धान का ओराइजा एस्टाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, और आम का मैग्निफेरा इंडिका, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 75 है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। किसके द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 76। क्वेश्चन 76 है कि इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है समजात अंग। क्या कहा जाता है, समजात अंग। उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे दिया हुआ है घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, ये सब समजात अंग के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 77 है कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, कहाँ देखे जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा अफ्रीका में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्दयन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है, अपसारी विकास। कौन सा, अपसारी विकास। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जाति के अनुवांशिक मूल यानी जेनेटिक रूट जो है कहाँ मौजूद है, तो ये मौजूद है अफ्रीका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले, तो राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोइक ईरा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ईरा, मेसोजोइक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 82 है कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्राकृतिक चयन। क्या कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। क्वेश्चन 83 है कि निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, टायरेनोसोरस रेक्स को। किसको कहा जाता है, टायरेनोसोरस रेक्स। क्वेश्चन 84, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है,
तो होमोसेपियंस का अर्थ होता है वाइज होमिनिड, यानी ऑप्शन नंबर डी, वाइज होमिनिड। क्वेश्चन 85 है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स डैश थे, तो ये क्या थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है अगेस्टरलाइन, नियंडरथल, कोमैग्रन या फिर प्रोकॉन्सल। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले पहले प्रारंभिक होमोनिड्स क्रो-मैग्नन मानव थे। क्वेश्चन 86 है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये दिया गया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। और इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज और एक नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंथ्रोपिथेकस। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपिथेकस। क्वेश्चन नंबर 88, 2013 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केव सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइड पर दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो नलेडी। क्या हो जाएगा? होमो नलेडी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 89 जो कि चैप्टर 7 का टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का। क्वेश्चन 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो इस तरह जो प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति, यानी स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी फैमिली और जाति यानी स्पेसीज के बीच आता है? तो दोनों के बीच कौन आता है? तो दोनों के बीच आता है ऑप्शन नंबर सी वंश। ठीक है, देख लीजिए जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश और जाति, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पेसीज। सबसे छोटी स्पेसीज और सबसे बड़ा जगत यानी किंगडम। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये जो राइजोबियम है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जितने भी यानी दाल वाले पौधे हैं, मूंगफली, सोयाबीन, सनई, सेम, मूंग, अरहर, जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन 92 है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 93, पेसोपोडिया पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये अमीबा की संरचना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। क्वेश्चन 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एक्टिनोड्स या फिर एनेलिड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। क्वेश्चन 95 है कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? यानी द्विनाम पद्धति जो है ये दिया गया था किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 96 है जीवों के वैज्ञानिक नामांकन की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, इससे पहले कुछ पॉइंट है उसको भी देख लीजिए कि जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं, और दिमित्री मेंडलीव को तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण तथा क्लाउड लुई बर्थले को रासायनिक संतुलन के सिद्धांत प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 जो कि है चैप्टर 8 जंतु जगत का यानी एनिमल किंगडम। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटाजोआ को। किसको? तो मेटाजोआ। क्वेश्चन 98 है कि निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा। एनेलिडा जो है कशेरुकी वर्ग का जंतु नहीं है। क्वेश्चन 99 है कि जोंक यानी लीच जो है किस संघ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एनेलिडा से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोलस्का से जो होता है घोंगा,
ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोलस्का से घोंगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो ऑप्शन है मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या फिर केचुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। ठीक है, और जो मुकुलन है ये है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सतपाद। सतपाद जो है मोलस्का का उदाहरण नहीं है, बल्कि सीपी, ऑक्टोपस, घोंगा ये सब मोलस्का का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 102, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी लार्वा के बाद क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है कोशित। क्या कहा जाता है? कोशित, यानी अंडा, लार्वा, प्यूपा या फिर बैक्स अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 103। क्वेश्चन नंबर 103 है कि कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वास छिद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 कि पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन है ऑर्थोपोडा, थाइलोफाइटा, आवृतबीजी या फिर नग्नबीजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्थोपोडा। देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि पादप जगत को थाइलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा यानी उपजगत में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत आवृतबीजी, अनावृतबीजी, फेनेरोगेम्स, टेरिडोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106, घरेलू मक्खी का जीव, जो घरेलू मक्खी का जीव है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मॉस्का डोमेस्टिका, एंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होमोसेपियंस मनुष्य का है, टिटिका मेस्टिबम गेहूं का है। क्वेश्चन नंबर 107 है तिलचट्टा में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तो ये होता है किसके? श्वास रंध्रों यानी ट्रेकिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 108 कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रपाद। ठीक है, ये किसका संघ, मतलब किस संघ का है? तो ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा झिंगुर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो मकड़ियों में जो है 4 जोड़ी आंखें होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 कि खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मदर ऑफ पर्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदर ऑफ पर्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन है कॉकरोच, घोंगा, केचुआ, स्टार मछली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा घोंगा। ठीक है, केचुआ एनालिडा का है, कॉकरोच ऑर्थोपोडा का, स्टार मछली इकाइनोडर्मेट्रा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, एंड ऑप्शन नंबर बी। और यह आता है किस संघ का? तो ऑक्टोपस संघ जो है मोलस्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक कर्णसीपी क्या है? तो ये एक है भक्षणीय समुद्री घोंगा। क्या है? तो एक वक्षणीय समुद्री घोंगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेट्रा। कौन सा संघ? इकाइनोडर्मेट्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालपीघियन नलिकाएं। क्या हो जाएगा? मालपीघियन नलिकाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी एम्फीबिया के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा टोड।
यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइला, यानी ऑप्शन नंबर डी। और एम्फीबिया क्या होता है? जो स्थल पे भी रहता है और जल में भी, स्थल और जल दोनों जगह पर रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है एम्फीबिया, जैसे हो गया मेढक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 की राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो यह है एशियाई मेढक का। भेड़िया का कैनिस ल्यूपस, एशियाई मेढक राना टिग्रिना, बाघ का पैंथरा टिग्रिस, तेंदुआ पैंथरा पार्डस। 120 है कि मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, मनुष्य में भी 4 प्रकोष्ठ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 121 कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप, इन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। क्या कहा जाता है? हैचलिंग। कोडलिंग जो है किसको कहा जाता है? कोडलिंग कहा जाता है कीट के बच्चों को, गोसलिंग हंस का बच्चा, और फिंगरलिंग छोटी मछली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? तो ऑप्शन है पेंगुइन, हमिंग बर्ड, गोरैया या फिर कठफोड़वा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमिंग बर्ड, जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी है। क्वेश्चन नंबर 125 पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 बाज यानी फॉल्कन की चाल लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 320 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 की तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला ब्रटीबेट जीव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीवी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के जो हृदय है उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, मनुष्य में भी 4 होता है, एक होता है 2 होता है आलिंद, 2 होता है निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 कि स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन दिया हुआ है कि समानतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। दूसरा कथन है कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती है, बिल्कुल भी सही है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है गलत कथन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। कितना होता है प्रकोष्ठ? 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 यानी 131 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिलस का उदाहरण है? तो मार्सुपिलस का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 कि एक कुबरे वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो एक कुबर वाले ऊंट को कहा जाता है ड्रोमडेरी। क्या कहा जाता है? ड्रोमडेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 कि सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मेमल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन जो है डॉल्फिन इसके समूह को कहा जाता है पॉड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 कि लेमर क्या है? तो लेमर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। कहां पे? तो मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर है लेमर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 कि वीवी पारा क्या है? क्या पूछ रहा? वीवी पारा। तो ऑप्शन दिया हुआ है धमनियां जो जिंदा पैदा होती है। ऑप्शन बी में कैक्टस का प्रकार, ऑप्शन सी है शैवाल का प्रकार, ऑप्शन डी है मोलास्क का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीवी पारा क्या है? तो वीवी पारा एक
धमनियां हैं जो जिंदा पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, रैबिट। ठीक है, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं। तो ये सभी जो है स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या करता है? बच्चे पैदा करता है और अपना दूध पिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 कि मनुष्य मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है। ऑप्शन है चूहा, छिपकली, बिल्ली, सुअर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छिपकली। छिपकली किसमें आता है? तो ये आता है सरीसृप वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 कि डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। तो सबको पता है कौन सा है? तो ये डॉल्फिन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो ये हो जाएगा चीता। क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। कहता है यह एक छलांग 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है एक छलांग में। ठीक है, और 3 सेकेंड में 103 किलोमीटर की प्रति घंटा का इजाफा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है मछली, मानव, तेंदुआ, घोड़ा। किसमें पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा मछली में। इन ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 कि सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं। तो सील मछली द्वारा किए गए आवाज को कहा जाता है वार्क। क्या कहा जाता है? वार्क। एंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 144 कि मत्स्य वर्ग यानी फिशीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है कि उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। बिल्कुल सही है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये गलत कथन है। ठीक है, ये कथन गलत है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। बिल्कुल सही है। और ये अपने गलफरों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 145 निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क, एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि मछलियों के गलफरों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। ये कथन गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन 147 है कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ या फिर मेढक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समुद्री घोड़ा। ठीक है, मगरमच्छ, कछुआ और मेढक टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा को मत्स्य वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मानव शरीर और पाचन तंत्र। क्वेश्चन 148 है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीएस, एमाइलेज, लाइपेज या फिर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस। क्वेश्चन नंबर 150 छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए कितना बार पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में, 7 तारीख 2021 को, 9 तारीख को, फिर 12 तारीख को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलई। उंगली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? बिलई कहा जाता है। इस तरह का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 कि उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा पेप्सिन, एंड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 152
हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? तो ये होता है रस संवेदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो समान परिस्थितियों में जो है अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का जो काम करता हुआ है बलगम, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 कि निम्न में से कौन सा अंग पीत रस यानी वाइल जूस स्रावित करता है? तो ये हो जाएगा यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, पीत कैसा होता है? पीत रस हरे नीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ है, पीएच मान 7.6 से 7.77। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाचन के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तित हो जाता है? तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो मानव जो है सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता है। किसको नहीं पचा सकता है? सेल्यूलोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो लैक्टोज असहिष्णुता एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है, तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है? तो मुख से शुरू होकर छोटी आंत में पूर्ण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख से शुरुआत होता है और छोटी आंत में जाके क्रिया समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसका होता है रूमेन। क्या होता है? रूमेन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 निम्नलिखित में से कौन मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? आहार नाल का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है मलाशय, ग्रास नली, श्वास नली या फिर ग्रसनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वास नली क्या है? आहार नाल का हिस्सा नहीं है। और आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, जो मुख से लेकर मलद्वार तक फैली होती है। और इसका 5 भाग होता है कौन कौन? मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और आंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 यानी 161 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो सबको पता है कौन सा है? यकृत है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल का उत्पादन करता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है। ये गलत कथन है। ठीक है, बाकी सब सही है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, बिल्कुल सही है। श्लेष्मा यानी म्यूकस जो है अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए गलत था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की दुपिका की बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो इसको याद रखिएगा, बीटा कोशिका से इंसुलिन और अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन, ये भी याद रखिएगा। कहां से? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस दुपिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो हो जाएगा, पहले हो जाएगा अंतग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर उत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं 165 कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 166 मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है? तो मानव शरीर में वसा का जो पाचन है ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, और कौन सा एंजाइम से? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है?
तो अमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, बिल्कुल सही। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, बिल्कुल सही। उपचय और अपचय दोनों से, यानी ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 169, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जिसको कहा जाता है इंडोस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोस्कोप। ओसिलोस्कोप क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप का उपयोग क्या होता है? सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किया जाता है। रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में की जाती है। ठीक है, ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 170, ड्यूओडिनम यानी ड्यूओडिनम डैश का भाग है? तो ड्यूओडिनम जो भाग है ये है छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी गैस्ट्रिक जूस डैश में शामिल होता है? तो गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है क्या? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 172, दांत का इनामेल किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 173 कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? इसे मापा जाता है कैलोरीज में। किसमें? कैलोरीज में। 74, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन सा है? तो है लीवर यानी जिगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया RRB NTPC 2/4/2016 को शिफ्ट 2 में। ठीक है, कितना होता है? तो 2000 से 8000, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 176 कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से लेकर गुदा तक 1.5 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? लगभग 9 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है वो असत्य है, गलत कथन दिया गया है? तो पहला कथन ही असत्य है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? यह एक अजैविक पदार्थ है, ये गलत है, जैविक पदार्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 178 कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो ये होता है अंतग्रहण। क्या हो जाता है? अंतग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रमाकुंचन। क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180 जो कि है रुधिर परिसंचरण तंत्र का, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 180 है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो ये होता है 300 ग्राम। ठीक है। और मानव हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार, 72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181 कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से जो है क्रोंडोसाइट ये नहीं पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स भी और मोनोसाइट भी, जबकि क्रोंडोसाइट है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 182 रक्तचाप बल है? तो रक्तचाप क्या बल है? तो रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप बल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 183, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है किसके लिए? तो रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए, यानी रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य के जो रक्त है इसको 4 भागों में बांटा गया, ए बी और सर्वग्राही ओ, और ओ जो है सर्वदाता। ए बी जो है सर्वग्राही है, ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 की रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं या फिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है लार, लसिका, प्लाज्मा या फिर सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 185, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो आरबीसी का कार्य है शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो इनमें से जो गलत कथन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करता है, ये कथन गलत है। बल्कि रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, जबकि हृदय है, रक्त और धमनियां ये सब परिसंचरण तंत्र का भाग है। ये किसका भाग है? तो ये जो बड़ी आंत ये भाग है आहार नाल का, यानी पाचन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, और इसके कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 कि मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? किसका है उच्च संबंध? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 कि मानव रक्त का समान परकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक जो प्रेशर है ये कितना होता है? तो ये होता है 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। ठीक है। और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अनुशीतलन दाब कितना होता है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये हो जाएगा महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो ये होता है 7.35 से 7.45 के बीच। ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है धमनी, केशिका, महाशिरा या फिर शिरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन यानी Fe लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि समान व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। तो क्या छोड़ता है? तो ये छोड़ता है प्रोथ्रोम्बिन। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, और विटामिन के भी। ठीक है। विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 कि रक्त में सफेद रक्त कण डैश। तो सफेद रक्त कण जो होता है शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 6 से 11,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 कि समान मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। कितना होता है? तो होता है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। ठीक है। 2 से 7 मिनट या फिर 3 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या फिर श्वेत रक्त कोशिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल रक्त कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचरण करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, एंड ऑप्शन नंबर सी जिसको फुफ्फुस धमनी भी कहा जाता है। यहाँ भी दिया हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट में कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है?
तो इसमें से दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिसर्च फैक्टर, जो कि कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201 की आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो ये कहाँ स्थिर होता है? ये होता है हार्ट के पास यानी दिल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए, बी और ओ खून ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो ये होता है लगभग 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 204 है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो कौन बताता है? तो ये बताता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ऑप्शन नंबर बी। नंबर 205 कि मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? यानी मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कैसी प्रकृति है? तो क्षारीय। कैसी? क्षारीय प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 कि ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रिसिपिटेंट कहा जाता है। ठीक है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है यानी डोनर। 207 है कि समान स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.35 से 7.45 के बीच। ठीक है, कुछ पीएच मान भी दिया गया है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.3 से 7.5, लार 6.5 से 7.5, दूध का 6.4, ये काफी बार पूछा गया है। मानव मूत्र का 4.8 से 8.4, शराब का 2.8 से 3.8, सिरका 2.4 से 3.4 और नींबू का 2.2 से 2.4 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या फिर लिपिड? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 209 प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक डैश है। ऑप्शन दिया हुआ कोशिका है, पेशी है, द्रव है या फिर ऊतक है? तो ये क्या है? तो द्रव है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही डिस्कस किए हैं हम लोग। टोटल 200 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे श्वसन तंत्र से। कहाँ से? श्वसन तंत्र से शुरुआत करेंगे, फिर 400 प्लस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।